नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में बिहार के जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, उन क्षेत्रों के का गणित क्या कह रहा है। जी हाँ, क्योंकि सबकी नज़र उन 5 लोकसभा क्षेत्र पर है और वो पांचों लोकसभा क्षेत्र जदयू का है और जदयू के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट वितरण के दौरान नीतीश कुमार ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा दिखाया है। हालांकि इस वजह से काफ़ी इनकम्बेंसी भी है। हर उम्मीदवार का 2 टर्म, 1 टर्म, 3 टर्म से सांसद हैं, तो उनके खिलाफ इनकम्बेंसी भी उसी तरीके की है। लेकिन नीतीश और मोदी की जोड़ी ये सोचकर पुराने चेहरे पर ही भरोसा देता है कि उस इनकम्बेंसी को हम लोग दूर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत टफ मुकाबला है। फर्स्ट फेज की तुलना में हम कह सकते हैं कि बिहार में जो सेकेंड फेज है का चुनाव है, उन जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उसमें 1 कांग्रेस के कब्जे में है किशनगंज, और बाकी 4 जदयू के कब्जे में। और जो स्थिति है और जिस तरीके की लड़ाई दिख रही है, पप्पू यादव सहित चारों सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुकाबला इस बार पिछले बार की तरफ कहीं भी एक तरफा नहीं दिख रहा है। शुरुआत हम बांका से करते हैं। बांका में एक बार फिर से पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव। इस बार पुतल देवी निर्दलीय खड़ी नहीं है। वो पिछले बार भी 1 लाख से ज़्यादा वोट बुलाई थी, लेकिन जो नतीजा सामने आया था वो नतीजा चौंकाने वाला था कि इस अंतर से हार जीत होगी, किसी ने नहीं सोचा था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि आज तक कभी इस तरीके की वोटिंग हुई नहीं थी बांका कॉन्स्टिट्यूंसी में। बांका कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब 2004 से ही अगर आप लीजिए तो हार जीत का मार्जिन लाख के नीचे रहा करता था। दिग्विजय सिंह सांसद हुआ करता था। दिग्विजय सिंह के बाद निर्दलीय लड़के नीतीश के पार्टी को 2009 में उन्होंने चुनाव हराया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन से अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव में गिरधारी यादव को 4,77,788 वोट आया था और जयप्रकाश यादव को 2,77,256 वोट आया था। 2,05,32,000 वोट से उन्होंने गिरधारी यादव ने चुनाव हराया था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है कि वहाँ एक जवाहर झा चुनाव लड़ना चाहते थे। कई महीनों से वो जन जागरण में लगे हुए थे। कोविड के समय उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और मजबूत उम्मीदवार के रूप में जाना जाता था। 3-4 विधानसभा क्षेत्र में उनकी अच्छी, सुल्तानगंज जैसे विधानसभा क्षेत्र में उनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी। वो निर्दलीय नॉमिनेशन किया, लेकिन उनका नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन रद्द होने के पीछे नीतीश कहीं न कहीं है। इस बात को लेकर खासा आक्रोश है। उसके अलावा जो पुतल देवी का जो वोट बैंक है, मतलब राजपूतों का जो वोट बैंक है, उन्होंने तो कहिए कि मीटिंग करके जयप्रकाश यादव को मदद करने की घोषणा की है। अब उसका कितना असर होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार यादव वोट में बिखराव नहीं दिख रहा है। इस बार मुसलमान के वोट में बिखराव नहीं दिख रहा है। इस बार कुशवाहा के वोट में बिखराव दिख रहा है। जो कुशवाहा पिछली बार पूरी तौर पर जदयू के साथ था, इस बार उसमें बिखराव दिख रहा है। दलित में बिखराव दिख रहा है, सवर्ण में बिखराव दिख रहा है, मतलब हर एक वोट में बिखराव दिख रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि गिरधारी यादव के लिए चुनाव जीतना इस बार काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनकम्बेंसी के साथ साथ गिरधारी यादव 5 वर्षों तक क्षेत्र में उस तरीके से सक्रिय नहीं रहे हैं और 2 यादव हैं, तो उसमें पब्लिक को तय करना है कि हम किसके साथ खड़े होंगे। दूसरी बात कि जब सेनापति की स्थिति ये है, मतलब नीतीश कुमार ही उस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा कुछ वोटरों को वो अपने तरफ खींच रहे ले अपने भाषण से, अपने शैली से, वो उस स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है।
सभा भी उस तरीके से नहीं कर पाए। हालात ये है कि अगर 20 झंडा लेके जदयू के सांसद चलते हैं तो उसमें 19 झंडा बीजेपी का रहता है। मतलब बीजेपी के हवाले वतन साथियों, जो कुछ भी होगा बीजेपी के वोट पर निर्भर करेगा कि वो गिरधारी यादव जीतते हैं या हारते हैं। क्योंकि इस बार जो अति पिछड़ा का जो वोट है वो वोट भी एग्रेसिव नहीं है, न मोदी को लेकर न नीतीश को लेकर। अब देखना यह है कि कल किस तरीके से वोटिंग होती है। लेकिन कहीं न कहीं जयप्रकाश यादव इस वक्त मजबूत दिख रहे हैं और परिणाम कुछ भी हो सकता है। बात अब हम भागलपुर की करते हैं। भागलपुर में अजय मंडल को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन था। 2019 के इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन से जीत हार हुई थी और उस वक्त अजय कुमार मंडल को 6,18,254 वोट आया था और राजद के शैलेश कुमार को 3,40,624 वोट, 2,77,000 वोट से भागलपुर की सीट जदयू ने जीती थी। लेकिन इस बार चीज़ें बदली बदली दिख रही हैं। जदयू के साथ जो कोर वोटर सवर्ण हैं वो पूरी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ इंटैक्ट दिख रही है। कल अब किस तरीके से वोट में परिणत होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवर्ण यहाँ पूरी तौर पर अजित शर्मा के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, जैसे यादवों के आतंक की वजह से कई कंस्टिट्यूंसीज में अति पिछड़ा समीकरण के बावजूद भी यादव के करीब नहीं जाता है वोट करने के लिए। कई जगहों पर फॉरवर्ड में भी राजपूत भूमियार का कम्बिनेशन कुछ ऐसा रहता है जहां अति पिछड़ा नीतीश के उम्मीदवार होने के बावजूद भी जाने से कतराता है। ठीक उसी तरीके से जो भागलपुर में गंगौता है, जो लगातार सांसद बन रहा है, उसके व्यवहार से गांव-गांव में जो अति पिछड़ा है वो काफ़ी आक्रोशित है और प्रताड़ित भी है। और वो कहा जा रहा है कि इस बार वोट का चोट देने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो अजीत शर्मा इन 5 कंस्टिट्यूंसी में सबसे बड़े वोट अंतर से जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ भी वही बात है कि सेनापति ही जब लाचार और कमज़ोर हो चुके हैं, किसी जदयू प्रत्याशी के पास इस बार पार्टी फंड की तरफ से मदद होता हुआ कहीं नहीं दिखा गया। सब जगह स्थिति एकदम बीजेपी के हवाले कर दिया गया है और बीजेपी के नेता भी बहुत उत्साह के साथ कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब हम बात कटिहार की करते हैं। 2019 के चुनाव में भी कटिहार कंस्टिट्यूंसी में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और मात्र 57,000 वोट से तारिक अनवर चुनाव हारे थे। और इस बार तारिक अनवर हर किसी के दरवाजे पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। और कटिहार से तारिक अनवर का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है और घर घर का रिश्ता रहा है। उसमें अति पिछड़ा हो चाहे सवर्ण हो, हर किसी के घर में सामान्य तौर पर तारिक अनवर को लेकर एक अलग तरीके की छवि है। वो कट्टर मुस्लिम वाली छवि तारिक अनवर की नहीं है। सवर्णों से बहुत ही बेहतर रिश्ता रहा है इनका। ऐसे में इस बार कटिहार पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कटिहार की स्थिति इस बार काफ़ी मजबूत दिख रही है। और गोस्वामी भी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के लोग हैं, लेकिन इनकम्बेंसी इनके साथ भी है और बीजेपी का साथ इस बार उस तरीके से मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। बीजेपी के वोटर एग्रेसिव है ही नहीं। अमित शाह आए भी तो उम्मीद की जा रही थी कि कटिहार में कुछ ऐसी बात वो बोलेंगे जिससे कॉमनली चार्ज होगा पब्लिक, लेकिन कहीं दूर दूर तक कॉमनल टच दिया ही नहीं। वो तो जाति पाति पर रह गए वहाँ। इसलिए किशनगंज की तरह ही कटिहार में भी कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। और बात हम अब किशनगंज की करते हैं, जहाँ पिछले बार जदयू से लड़ाई हुई थी, महज 34,000 वोट से कांग्रेस चुनाव जीत पाई थी। लेकिन इस बार स्थिति बदली सी नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बहुत बड़ा इनकम्बेंसी है। AIM भी खड़ा है, जदयू भी अपना प्रत्याशी, पिछला ही प्रत्याशी को फिर से टिकट दिया। लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी इश्यूज आए हैं जिस वजह से मुसलमान नीतीश के साथ जाने से बच रहे हैं, जबकि नीतीश ने बहुत सारा काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है और काम ही एजेंडा
के साथ नीतीश किशनगंज में भाषण भी दिए। लेकिन माहौल इस बार ऐसा है जिस वजह से जदयू के प्रत्याशी वहाँ लड़ाई में भी टिक जाए तो बड़ी बात होगी। किशनगंज में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, साफ दिख रहा है। और अब बात हम पूर्णिया की करते हैं। पूर्णिया दशकों बाद एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहाँ का परिणाम इस प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि संतोष कुशवाहा चुनाव जीत जाए, इसके लिए एड़ी चोटी हर कोई किसी न किसी तरीके से दांव पर लगाया हुआ है। पप्पू यादव ना जीते, इसके लिए सब कुछ दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने दांव पर लगा दिया। अभी पप्पू यादव धरना पर बैठे हुए, उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया है। बीमा भारती के 2 पीए 10 लाख रुपया के साथ पकड़े गए हैं। पप्पू यादव को रोकने का मतलब है कि आप चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या माहौल है। पप्पू यादव को डिटेन किया गया है, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन चुनाव के दौरान हमें नहीं लगता है कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में इस तरीके की पुलिस त्वरित कार्रवाई करती हो। लेकिन अगर जीतना है तब तो पप्पू यादव को रोकना होगा, क्योंकि रोकने के लिए जिस तरीके से आपको बीमा भारती के लिए तेजस्वी ने जो कह दिया, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जदयू को पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, प्रशासन का सहयोग अगर लेंगे, तो पूर्णिया ही एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां शायद हम जीत जाएं। हालांकि पिछले बार बड़े मार्जिन से 2,77,000 से अधिक वोटों से पिछले बार उन्होंने जीत हासिल की थी। पिछले बार तो सारा रिकॉर्ड पूर्णिया तोड़ दिया था। 2,63,000 वोट से वहाँ से संतोष कुमार कुशवाहा चुनाव जीते थे। तो इस बार हम कह सकते हैं कि जिन 5 कंस्टिट्यूंसीज में चुनाव हो रहा है, वो चुनाव बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भले ही उस तमाम सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीत हार का तय तो 4 जून को होगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन कल के वोटिंग ट्रेंड से बिहार की राजनीति और गठबंधन को लेकर रिश्ते बनते और बिगड़ते हुए दिखेंगे। क्योंकि जदयू के पक्ष में अगर बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का वोटर एग्रेसिव नहीं हुआ तो तय मानिए कि 5 का 5 सीट जदयू हारेगी। और ऐसी स्थिति में आने वाले 5 फेज में जदयू का वोटर, हालांकि फर्स्ट फेज में जदयू का वोटर टर्न अप नहीं हुआ है बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ तो समझिए बाकी 5 फेज में बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे के वोटर पर भरोसा करना और एक दूसरे के वोटर को इन नेताओं द्वारा वोट ट्रांसफ़र करा देना।